हैं। मनु भाकर आज 30 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ खेलने ब्रॉन्ज मेडल मैच में खेलने उतरी थी और जहां उन्होंने सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। आपको बताते चले कि दोनों की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जो है आपको बताते चले कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है। दरअसल मनु भाकर स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं और जिन्होंने सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में वर्ग में कोरिया को हराकर इतिहास रच दिया है। जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत पोस्ट यूनियन बजट 2024 से 25 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान हम चर्चा करते थे और उन चर्चाओं का केंद्र बिंदु प्राप्त करना होता था। ग्रोथ बैंक मैंने तब कहा था कि भारत बहुत जल्द विकास की राह पर दौड़ेगा। आज भारत 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त किए व्यक्ति जोश से भरे हुए हो तो मेरा देश कभी पीछे नहीं हट सकता। आपने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया। मैं सीआईआई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे याद है पैंडेमिक के समय आप और हम चर्चा कर रहे थे। आप में से भी बहुत लोगों को याद होगा। और चर्चा के केंद्र में विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक। उसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहती थी। और तब मैंने आपसे कहा था कि भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा। और आज भारत किस ऊंचाई पर है। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। केरल के वायनाड में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई और इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। आपको बताते चले कि लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने के मुताबिक अब तक 43 लोगों की हादसे में मौत भी हो चुकी है। आपको बताते चले कि मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे से शुरू हो गई थी और इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए हैं और जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति के साथ मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हादसे की भयावहता को देखते हुए सेना से रेस्क्यू ऑपरेशन का अनुरोध किया गया है और साथ ही आपको बताते चले कि सेना की 4 टुकड़ियां इसमें जुट गई हैं। इनमें 122
इन्फेंट्री बटालियन की 2 टुकड़ियां जो हैं वो जुड़ी हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कन्नूर के डीएससी सेक्टर की भी 2 टुकड़ियां इसमें शामिल की गई है। बचाव अभियान के लिए अब तक तैनात सेना की संख्या कुल लगभग 225 है और जिसपे चिकित्सा कर्मी भी शामिल हैं। वहीं आपको बताते चले कि हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वायनाड में जिस तरीके से लैंडस्लाइड के बाद हादसा हुआ है उस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भूस्खलन के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा घायलों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई। एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है, कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। उनके दुख में मेरे विचार उनके साथ हैं, मेरा मन उनके साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को शक्ति दे। इस बहुत ही दुखद हादसे के कारण जिन भाई बहनों की मृत्यु हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो इंजर्ड हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ठीक हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। Your heart goes out to all those families, and what I have been told is that the actual place of landslide, so far our teams have not been able to reach there because of heavy rain and because the river has changed its course. So your heart goes out to them, and you can only... Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically... वायनाड में हुए लैंडस्लाइड हादसे पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यहां चर्चा शुरू हुई और सभी सदस्यों ने वहां पर भारी त्रासदी पर चिंता भी व्यक्त की है। मैं कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है और केरल में राहत कार्यों के लिए हर जरूरी काम कर रही है। सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं जो भी जरूरी होगा वो पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जैसा कि अभी यहाँ चर्चा शुरू हुई और सभी हमारे माननीय सदस्यों ने एक तरीके से अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने जो वहाँ घटना घटी है और जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो त्रासदी है, यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है।
और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के, सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारी उद्वेलना, हमारा उद्वेलित होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी जरूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए। हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीजें की जा रही हैं और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग उसके साथ हैं। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई और इस हादसे में ट्रेन के 18 कोच पटरी से उतर गए। आपको बताते चले इस दुर्घटना में 3 यात्रियों की मौत हो गई है और 40 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे की पहली वजह जो सामने आ रही है उसमें ट्रेन के लोको पायलट की ओर से इमरजेंसी ब्रेक लगाना है और जिस पर आपको बताते चले कि जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ वहां पहले से ही मालगाड़ी के वैगन्स खड़े थे और उन वैगन्स के प्लास्टिक से पूरी तरह से वो ढहा दिए गए थे। भाई आपको बताते चले कि रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज हवा की वजह से अचानक वैगन के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर था वो उड़ गया और प्लास्टिक का कवर उड़कर हावड़ा मुंबई मेल के इंजन पर जा गिरा और इसकी वजह से हावड़ा मुंबई मेल का इंजन पूरे तरीके से शीशा हो गया और जिसमें आपको बताते चले कि जैसे तैसे जो है उसने शीशे को ढक लिया और लोको पायलट के सामने अचानक से अंधेरा छा गया। ट्रेन के इंजन में लगी बाहरी मेन लाइट भी ढक गई थी। आनंद फानन में लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन डिरेल हो गई और उसके वक्त इस ट्रेन की रफ्तार लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इंडिया गठबंधन के द्वारा जंतर मंतर पर रैली करने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि 27 जुलाई को भारत के 3 नौजवानों की एक घटना में मृत्यु हो गई थी और आज 30 जुलाई को इनके न्याय के मांगने की बजाय आज ये प्रदर्शन करने वाले इंडिया गठबंधन के लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ कांग्रेस जैसे विपक्षी दल समाजवादी पार्टी संसद में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल यानी कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भारत के 3 होनहार नौजवान हमसे छिन गए और आज 30 जुलाई को इनके लिए प्रदर्शन करने के बदले, इनके लिए जवाबदेही मांगने के बदले, इनके लिए न्याय मांगने के बदले आज प्रदर्शन करने वाली है इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के लिए। वही केजरीवाल जो जेल में है शराब घोटाले के चलते, वही केजरीवाल जी की पार्टी को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल पार्लियामेंट में खड़े होकर राजेंद्र नगर में हुई हादसा नहीं हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और 30 जुलाई को जंतर मंतर में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता पूछेंगे आम आदमी पार्टी से कि शैली ओबरॉय जी ने तो कहा था इस बार का मॉनसून एंजॉय करना है। अब सौरभ भारद्वाज चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स दे दे और जितने भी पोस्ट फैक्टो वीडियोस निकाल दे, क्या ये शैली ओबरॉय का बयान था या नहीं था? और अगर बयान था तो आज शैली ओबरॉय पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आज क्या वहां के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक ने, जिन्हें बार बार 15-20 दिनों से कहा जा रहा था वाटर लॉगिंग हो रहा है, डीसिल्टिंग करवाइए, नहीं किया, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? विधायक उनका
कॉरपोरेटर उनका, एमसीडी उनकी, पीडब्ल्यूडी उनका, जल बोर्ड उनका, फायर सर्विसेज उनका, फ्लड कंट्रोल उनका, सरकार उनकी और दोष किसी और का। आज सवाल यह भी बनता है कि 26 जून को एक शिकायत आई कि किस प्रकार से बेसमेंट में लाइब्रेरी क्लासेस चल रही है, क्या कार्रवाई की उस पर? क्या उन अधिकारियों पर और नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने आपराधिक लापरवाही दिखाई? 9 जुलाई को फायर सर्विसेज ने एनओसी दिया कि बेसमेंट में स्टोरेज चलाइए, स्टोरेज के बदले लाइब्रेरी चल रहा था, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ। क्या फायर सर्विसेज और फायर सर्विसेज के साथ साथ जिन भी नेताओं ने पैसे लेकर वहां पर लाइब्रेरी चलने दिया और वहां पर ही नहीं बाकी सारे इलाके में चलने दिया, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज क्या आतिशी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं, सौरभ भारद्वाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? अब तो पत्राचार और लेटर्स आ चुके हैं कि किस प्रकार से एपेक्स बॉडी की भी मीटिंग नहीं हुई और किस प्रकार से ड्रेनेज की सिल्टिंग डीसिल्टिंग का काम भी ठीक से नहीं किया गया, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं किया गया, परंतु वही मोडस ऑपरेंडाई है कि अपने दोष के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराइए। सवाल यह भी तो बनता है कि आज कितनी निर्लजता है कि 8 लोगों की जान चली गई है पिछले 4 हफ्तों में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू से जोधपुर जा रही है एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन में बम होने की धमकी की फोन कॉल पर जो है सूचना मिली और जिसके बाद फिरोजपुर के कासूबेगो स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच की जा रही है। आपको बताते चले मामले पर फिरोजपुर की एसएसपी सौम्या मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रेन को कासूबेगू रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इलाके की भी घेराबंदी कर दी गई है। यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं आपको बताते चले उन्होंने यह भी बताया कि 3 बम निरोधक दस्ते पंजाब पुलिस भी टीम जो पूरी है वो मौके पर है और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड को भी पुलिस के द्वारा बुलाया गया कि एक ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕੁਲਗੜੀ ਥਾਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸੂਬੇਗੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਪਲੱਸ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਏਰੀਆ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਆਰਪੀ ਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕਾਡ ਟੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ 3 ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਡੌਗ ਸਕਾਡ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੌਗ ਸਕਾਡ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ यहाँ पे ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਪੀਐਫ ਐਂਡ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। कितने जा रही थी? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ सूचना है जम्मू तावी से अहमदाबाद की ओर जा रही सीगी। जब इन्फॉर्मेशन मिली तो ये फिरोजपुर क्रॉस कर रही सीगी। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਗੜੀ रेलवे स्टेशन है कासूबेगू ਉੱਥੇ ये मौजूद सीगी। ਉੱਥੇ इसे इमीडिएटली रोका गया है ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ एज पर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सारे वो सारे कुछ फॉलो किए गए कि खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद सपा सदस्य रागिनी सोनकर ने महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सवाल उठाया और जिसके बाद सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अपराध से निपटने के लिए यूपी नंबर 1 है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला और बाल विकास अपराध निस्तारण में प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2020 में से हमारी जो सरकार है वो प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। इसलिए सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थी। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए, और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है, और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है, और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा वही उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है, उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राष्ट्रीय राजधानी के लिए 320 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जानकारी देते हुए कहा कि आज हम 320 बसों को लॉन्च कर रहे हैं और इससे दिल्ली के लोगों को और भी राहत मिलेगी। बहुत जगहों पर लोगों को बसों की कमी की वजह से तकलीफ होती थी, इससे उनको फायदा होगा। पर करीब 320 बसों को लॉन्च कर रहे हैं, और इन बसों के लॉन्च होने से जो दिल्ली की जनता है उनको और राहत मिलेगी। आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर जो सिटी बस को यूज करने वाले लोग हैं, बसेस की कमी की वजह से बहुत तकलीफें होती हैं उनको। तो अब ये जब बसेस ऐड होंगी उससे उनको बहुत फायदा होगा, और आने वाले समय में इसी तरीके से और बसेस को भी ऐड करने की प्लानिंग है, और धीरे धीरे बसेस ऐड होती चली जाएंगी। और मैं समझता हूं कि दिल्ली को जो जरूरत है सबसे ज्यादा, अगर पोल्यूशन को कम करना है तो जो सबसे जरूरी है वो ये है हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, और ये उसी दिशा में कदम है। एक तरह से माइलस्टोन भी है, क्योंकि कंट्री में किसी भी जगह पे 25% फ्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक नहीं है। यहाँ इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्ट्रिक बसेस को जो ऐड करना है, मैंने जैसा अभी कहा कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और इस तरीके के जो है इनिशिएटिव्स लेते चले जाएंगे हम लोग। हमारी कोशिश होगी कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर जो काम कर रही है उसको और आगे। सर, राजेंद्र छात्रों से क्या वहाँ आप क्या लापरवाही देख पा रहे हैं और क्या एक्शन आप लेने जा रहे हैं? देखिए, वैसे ये जो मौका है वो राजेंद्र नगर को डिस्कस करने के लिए नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया लोग जान जो इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत दुखद घटना है, और इसमें जो भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। मैंने वहां भी कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई हेस्टी डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूं। पर तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।